दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ और एसआरएफ के लिए भूगोल विषय के कुछ प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। और प्रश्न श्रृंखला का मतलब है कि आपको एक एक सेगमेंट के लगभग 100 क्वेश्चंस 4 श्रृंखलाओं में आपको दिए जाएंगे। एक एक श्रृंखला में लगभग 25 प्रश्न रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप क्वेश्चन श्रृंखला जब सॉल्व करते हैं तो आपको उससे बड़ी मदद मिलती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे, हम उसमें चारों जो ऑप्शन होंगे, उत्तर तो हम आपको बताएंगे ही, चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन श्रृंखला भी सॉल्व करते हैं और अगर आपने एक बार अच्छे से भूगोल विषय को पढ़ रखा है तो सिर्फ क्वेश्चन श्रृंखला सॉल्व करने से भी आपका काम हो जाएगा। इससे आपको बहुत मदद मिलती है। दरअसल क्या होता है कि कभी भी जब हम प्रश्न श्रृंखला को हम देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें। कहीं से भी प्रश्न आपको मिले उसका आप अभ्यास करिए। कभी भी ये मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए कि ये वाला प्रश्न यहां से पूछा गया तो ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं से भी प्रश्न मिले, यूजीसी नेट का प्रश्न हो, कभी ये भी है कि कभी सिविल सर्विसेज में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको लगता है कि ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है और पूछे जाते ही हैं, तो आपको उसका भी अभ्यास करना है। किसी स्टेट के पीसीएस में कोई प्रश्न पूछा गया है, आप उन प्रश्नों को भी सॉल्व करें, सब्जेक्ट के, ध्यान रखिएगा। कहीं पर वनडे एग्जाम में भी कोई प्रश्न भूगोल से पूछा गया है और आपको लगता है कि यह प्रश्न आ सकता है यूजीसी की परीक्षा में, तो उन प्रश्नों का भी अभ्यास करना चाहिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपको उतनी ही मदद मिलेगी और उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं फिर आपके नेट परीक्षा पास करने के। और मेरा दावा है कि अगर आपने सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है और लगभग भूगोल विषय के 2,500 से 3,000 प्रश्न अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए तो फिर आप मान के चलिए कि 90% उम्मीद यही है कि आप नेट परीक्षा पास करेंगे। नंबर आपका बहुत अच्छा आएगा, हो सकता है आप जेआरएफ भी हो जाएं, जूनियर रिसर्च फेलो। तो प्रश्न श्रृंखला हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन प्रश्न श्रृंखला शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहां से किस तरह के प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे, क्या उसका विषय क्षेत्र क्या होगा। जैसे क्या होता है कि बहुत बार कोई एक टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में आपको ये अंदाजा नहीं लगता कि हमको किस सीमा तक इसमें पढ़ना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भूकंप के बारे में प्रश्न बनेंगे तो भूकंप के बारे में एक सामान्य जानकारी तो भूगोल विषय के द्वारा आपको मिल ही जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो जानकारी आपके किताब में है ये आप नहीं कह सकते कि वो अंतिम रूप से भूगोल के बारे में उतना ही है, क्योंकि जब हम प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे तो विभिन्न भागों में भूकंपीय गतिविधियों में अंतर पाया जाता है। अब ऐसे तो देखा जाए तो भूकंपीय दृष्टि से जापान का भूगोल अलग होगा, चीन का भूगोल अलग होगा, रसिया का अलग होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग होगा, भारत का भूगोल अलग है ही, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, कैरेबियन जो द्वीप हैं उनका भूगोल अर्थक्वेक के लिहाज से अलग होगा। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे
कि अनगिनत देशों में भूकंपीय पेटियां पाई जा रही हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से किन भूकंपीय पेटियों का अध्ययन आपको करना है, यह जानना बेहद जरूरी होता है। और इसके लिए आवश्यक ये होता है कि आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस समय लगभग किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और मेरा दावा है कि आप उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करिए, सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। जैसे एक क्रिकेट खेल होता है, बैट्समैन उन्हीं गेंदों पर ज्यादा अभ्यास उस टाइम कर रहा होता है जिन गेंदों को सामने वाला बॉलर ज्यादातर फेंकता है। तो यूजीसी परीक्षा मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह आपके लिए बॉलर है और आप क्या हैं, बैट्समैन हैं। वो जैसी बॉल डाले बैटिंग आपको वैसे ही करनी है, यानी वो जैसे प्रश्न आपसे पूछे प्रश्नों का उत्तर आपको वैसे ही देना है और उन्हीं प्रश्नों का देना है। तो ये तो एक सामान्य बात मैंने आपको बताई। साथ ही साथ थोड़ा सा हम परीक्षा पैटर्न को आपको बता देते हैं। कुल 150 प्रश्न नेट की परीक्षा में आते हैं। वर्ष भर में 2 बार इसका एग्जाम होता है। 150 प्रश्नों की श्रृंखला में 50 प्रश्न जो होते हैं वह प्रथम खंड से होते हैं और उसके अलावा जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। उन्हीं सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा आपसे, और ध्यान रखेंगे कि उन 100 प्रश्नों में जितना ज्यादा आप सही कर लेंगे आपकी मेरिट उतनी ही अच्छी बनती है और फिर आपके आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। आप जूनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, कुछ समय के बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छा रहेगा तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे आप। तो प्रश्नों की श्रृंखला के इस चरण में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, कुछ लगभग 10 यूनिट में आपके सिलेबस को बनाया गया है और उस 10 यूनिट में एक एक खंड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वहां से लगभग क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे ये विस्तृत पाठ्यक्रम देखिए, यूनिट 1 है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में इन्होंने शुरुआत किया है, देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह से। भू आकृति विज्ञान को ही ध्यान रखेंगे हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहते हैं इसको। और यहां पर जो पहला सेक्शन है वो है महाद्वीपीय प्रवाह। अभी जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात आएगी तो इसमें महाद्वीपीय प्रवाह में बहुत बार लोग 2 ही लोगों का नाम लेते हैं, एक तो अल्फ्रेड वैगनर का और दूसरा फ्रैंक बी टेलर का, FB टेलर का। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये भी जानना होता है कि फ्रैंक बी टेलर और अल्फ्रेड वैगनर तो है ही हैं, साथ ही साथ इसमें लेपवर्थ और लव, है ना, इनकी भी संकल्पना है। लॉर्ड केल्विन की संकल्पना है। आप याद कीजिए लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, वो संकल्पना भी इसी में आएगी। तो ये जो 3, 4, 5 जो श्रृंखलाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार, फ्रैंक बी टेलर के अनुसार, लॉर्ड केल्विन के अनुसार, लेपवर्थ या लव के अनुसार, या लोथियन ग्रीन के अनुसार कैसे बना है, इसको यहां पर हम लोग समझेंगे। प्लेट विवर्तन की, इसी को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। वर्तमान समय में जब भी हम
पूरे विश्व के भूगोल को, खासतौर से स्थलखंड के वितरण, भूकंप की आवृत्ति, ज्वालामुखी घटनाएं, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको प्लेट टेक्टोनिक से सहारा लेना ही पड़ता है, प्लेट टेक्टोनिक के पन्नों को पलटना ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आज वर्तमान समय में लगभग सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पूरे विश्व में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी कॉन्टिनेंट एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, जिसमें रचनात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट, संरक्षी प्लेट, है ना, इन तीनों प्लेट मार्जिन्स का कहीं न कहीं योगदान होता है और उनका प्रभाव हमको भूगर्भ के अंदर भी और भूगर्भ के बाहर भी हमको दिखाई पड़ता है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग प्लेट विवर्तनिकी में करते हैं। आंतरिक और बाह्य बल, इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। जैसे कुछ बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील हैं, भूगर्भ में, और कुछ बल ऐसे हैं जो पृथ्वी के बाह्य भाग में क्रियाशील हैं। आंतरिक भाग में क्रियाशील बलों को हम आंतरिक बल या अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और धरातल के बाहर जो बल क्रियाशील हैं उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्स, बाह्य बल या बहिर्जात बल कहते हैं। अब इसमें हमको प्लेट टेक्टोनिक तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, लेकिन इसके अलावा ओरोजेनेटिक फोर्स यानी पर्वत निर्माणकारी बल, महाद्वीपीय बल, इसी में आपको संपीड़न बल पढ़ना रहेगा, इसी में आपको तनाव मूलक बल पढ़ना रहेगा, ऊपरीमुखी बल, अपवर्डिंग फोर्स एंड डाउनवर्डिंग फोर्स, यानी ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल, तो इन सब का अध्ययन करेंगे। नदी, पवन, हिमानी, सागरी तरंगे, इन सब का भी अध्ययन हमको इसी में करना होगा। यानी कुछ बल हमको आंतरिक दृष्टि से पढ़ने हैं और कुछ ऐसे बल हमको पढ़ने हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग पर क्रियाशील होते हैं, उनको पढ़ना है। अनाच्छादन, मूल टर्मिनोलॉजी तो यही है, अनाच्छादन। अपक्षय को इसमें हमको विशेष रूप से पढ़ना है। दरअसल अनाच्छादन को इंग्लिश में कहते हैं डेनुडेशन। डेनुडेशन, और डेनुडेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इरोजन एंड सेकंड इज वेदरिंग। इरोजन का मतलब अपर्दन और वेदरिंग का मतलब अपक्षय। अपक्षय यहां पर देखिए लिखा भी है। तो अपर्दन क्या है, अपक्षय क्या है, और अपर्दन और अपक्षय को जब एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तब उसी को कहा जाता है अनाच्छादन, डेनुडेशन। जैसे अगर हम कहीं पर कहें कि उस स्थान पर या फला स्थान पर अनाच्छादनात्मक क्रियाएं हुई हैं, डेनुडेशनल प्रोसेस हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर अपर्दन भी हुआ है और वहां पर अपक्षय भी हुआ है। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है जबकि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। चट्टानों का टूटना और टूटने के बाद मलबा वहीं पर अगर रह गया दैट इज अपक्षय, और मलबे का परिवहन हो गया दैट इज इरोजन, यानी उसका अपर्दन हो गया। ऐसे ही देखिए अगला है भूआकृतिक चक्र, जियोमॉर्फिक साइकिल कहते हैं इसको। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है और बूढ़ा होता है और एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसे ही एक स्थलाकृति, उसका जन्म होता है आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से, फिर उसका विकास होता है, वह अपनी युवावस्था के चरम पर पहुंचती है और फिर वहां से उसका अपर्दन, अपक्षय होता है और फिर धीरे धीरे वो वृद्धावस्था वाले चरण से होते हुए फिर एक बार से वो पूरा भूभाग समतल हो जाता है। दैट इज द जियोमॉर्फिक साइकिल, भूआकृतिक चक्र कहते हैं। इसमें दो लोगों के विचार हैं, एक तो विलियम मॉरिस डेविस के विचार को पढ़ना है और दूसरा वाल्टर पेंक हैं, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इनके विचार को पढ़ना रहेगा। इसको निकाल दीजिएगा।
ढाल विकास का सिद्धांत और प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं ना, तो स्थल मंडल में मूल चीज जो होती है वो होती है किसी भी स्थलाकृति का ढाल। ढाल कैसा है? जैसे जब किसी पर्वत के ऊपरी भाग से आप उतरते हैं, या मान लीजिए कोई पठार बहुत ऊपर है, तो समय के साथ उसका अपरदन होगा। 3 प्रकार के ढाल मूल रूप से होते हैं। एक होता है अवतल ढाल, एक होता है सरल रेखी ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल होता है, और एक अवतल ढाल होता है। ठीक, इसमें जो अवतल ढाल होगा, ठीक है, अवतल ढाल कॉनकेव, उत्तल ढाल कॉन्वेक्स, फ्री फेस स्लोप एक होता है। फ्री फेस मतलब मुक्त पृष्ठ, जहां पर ढाल बिल्कुल खड़ा होगा, फ्री फेस। और एक सरल रेखी ढाल होता है, रेक्टिलिनियर स्लोप, सरल रेखा में। तो इस तरह के 4 प्रकार के ढाल होते हैं। तो किसी भी पर्वत पर उन चारों ढालों के विकास का क्या क्रम होता है, और उन चारों ढालों के विकास के पीछे क्या रीजन होता है, और उससे संबंधित सिद्धांतों को हमको यहां पर पढ़ना होगा। 2 से 3 सिद्धांत इसमें हैं, उनको हमको पढ़ना रहेगा। भू संचलन। अब भू संचलन में देखिए क्या क्या है। हमको भूकंप को पढ़ना है, वलन पढ़ना है। भूकंप आप जान ही रहे होंगे कि आंतरिक या बाह्य कारणों से, ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से पृथ्वी के धरातल में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप क्या होता है, भूकंप की तरंगे क्या हैं, भूकंप का मापन किससे होता है, विश्व में भूकंप का वितरण कहां पर है, भूकंप कितने चरणों में आता है, किस चरण का भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसका अध्ययन करेंगे। वलन, फोल्ड होते हैं, चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं लहरदार, दैट इज वलन। भ्रंश, चट्टानें जब टूटेंगी तो कुछ चट्टानें धसक कर अंदर चली जाती हैं, दैट इज भ्रंश, फॉल्ट कहते हैं। ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी उत्पत्ति की घटना क्यों होती है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण कहां कहां तक है। तो इन सब बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। स्थल निर्माण घटना और भूआकृतिक संकट के कारण, यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर हम लोग दोनों मिला के पढ़ेंगे, तब हमको ये पता चलेगा। इसमें एक लाइन में बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आंतरिक शक्तियां धरातल पर असमानताओं को जन्म देती हैं, जबकि वह शक्तियां उन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक शक्तियां धरातल में असमतल, यानी जो स्थल निर्माण की घटना है वो आंतरिक शक्तियों से रिलेटेड है, लेकिन जो असमान धरातल होगा उसको समतल बनाने का काम कौन करता है, वाह्य बल करते हैं। साथ ही साथ भू आकृतियों पर किस प्रकार से संकट आते हैं। जैसे कोई भू आकृति, मान लीजिए कोई बड़ा ऊंचा पर्वत है, तो कभी कभी आपने सुना होगा ना कि पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर अचानक नीचे गिरा। भाई सीधी सी बात है कि धरातल में अगर कंपन हुआ तो जो सबसे ऊंचा भाग है वो सबसे ज्यादा हिलेगा, उसमें सबसे ज्यादा गति होगी, और वो टूटकर बहुत तेजी से नीचे धराशायी भी होगा। आप याद कीजिए वर्ष 2015 जब काठमांडू नेपाल में एपिसेंटर था भूकंप का, तो उस समय न्यूज यही आई थी कि माउंट एवरेस्ट पर कुछ पर्वतारोही चढ़ रहे थे। अब जाहिर है कि पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, तो सबसे ज्यादा वहां पर कंपन भी हुआ, वहां पर कुछ एवलांस की घटना हुई, हिमस्खलन की, और उसमें से कुछ लोगों की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली, उनका कुछ पता ही नहीं चला। तो ये इस तरह के जो संकट होते हैं वो होते हैं भूआकृतिक संकट। उसके कारण क्या है, उसके कारण जैसे उस टाइम क्या था, भूकंप आया था। कभी कभी इस तरह की घटनाएं ज्वालामुखी की वजह से भी होती हैं, कभी कभी इस तरह की घटनाएं भूस्खलन की वजह से होती है, जैसे शिमला में, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, लद्दाख में, दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही हिमस्खलन, एवलांस कहते हैं इसको। तो इन सब चीजों को हम स्थल मंडल में इसको पढ़ेंगे हम लोग।
इकाई 2 को हम लोग देखते हैं। अब इकाई 2 को आप देखिए तो ये क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान, जिसको आप कहते हैं ना वायुमंडल। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा वायुमंडल की संरचना और उसका संयोजन, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर बना किन तत्वों से है और उसकी संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, उन परतों की क्या विशेषता है और क्या ये परतें पृथ्वी के निर्माण के समय थी या बाद में निर्मित हुई हैं और आगे चलकर इन परतों का क्या भविष्य होगा, इन सब की चर्चा हम लोग यहां करेंगे। सूर्यातप, इंसोलेशन क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, आने वाली सौरिक तरंगें, दैट इज सूर्यातप, इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी का उष्मा बजट, जैसे आपके जेब में जो पैसा है वो आपका बजट है। पृथ्वी का बजट क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्मा दिन में और रात में जो वही उष्मा रिलीज हो जाती है, यानी सौरिक विकिरण से प्राप्त होने वाली उष्मा और पार्थिव विकिरण से निर्मुक्त होने वाली उष्मा, यानी आगमन और निगमन किसका? उष्मा का। इसी को कहा जाता है पृथ्वी का उष्मा बजट। तो इसमें एक टेबल होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और विंड, तीनों का क्या रिलेशन है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी वायुमंडल में, इसको सामान्य भाषा में मैं कहूं तो वायुमंडलीय गतियां। वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब वायुमंडल में गतियां किस प्रकार से हो रही हैं, तो उन गतियों में देखिए हम पढ़ेंगे वायु राशियों को, एयर मासेस। कोई ठंडा स्थान होगा वहां पर ठंडी वायु राशि का विकास होगा अगर वातावरण लंबे समय तक शांत है तो, और कोई गर्म स्थान है तो वहां पर गर्म वायु राशि का विकास होगा। फ्रंट्स क्या है? वाताग्र, याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा आपने। यह अभी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो वाताग्र हैं ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते हैं, ये बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, ठीक। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं उसकी चर्चा हम यहां करेंगे। अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु संचलन, आप याद कीजिए, जैसे एक सामान्य रूप से लोग कहते हैं ना कि धरातल के पास जिस डायरेक्शन में पवन चल रही है, हवा चल रही है, ऊपरी वायुमंडल में लगभग 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है। जेट स्ट्रीम इसी में, हम लोग इसी में आगे होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, आप याद कीजिए किताबों में गोल गोल चक्करदार हवाएं होंगी। बताया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवाती हवाओं की दिशा होती है। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। और यहां पर देखिए उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय ये चक्रवातों के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर और दक्षिण में जो चक्रवात बन रहे हैं उसको हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अयन रेखाओं के पास, आप बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि जो व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र है वहां पर बनने वाले चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लेकिन 60 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण में जो चक्रवात बनेंगे दैट इज टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जलवायु के संबंध में देखिए कोपेन का और थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण, आप याद कीजिए कोपेन का, जिसमें 5 जलवायु वर्गीकरण उन्होंने मुख्य रूप से अल्फाबेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ABCD करके, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे। ऐसे ही थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण है। इंसो क्या है? इंसो घटनाएं जिसमें एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन। तो एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन को ही एक साथ इंसो कहा जाता है। इंसो, उसका मतलब यह है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में
और प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में वायुदाब में परिवर्तन क्यों होता है, वायुदाब में परिवर्तन का परिणाम क्या होता है, उस परिणाम के बाद वहां पर मौसम और जलवायु की दशाएं कैसी होती हैं, वहां पर कौन सी जलराशि का आगमन और कब होता है, कैसे होता है, किस महीने में होता है। और साथ ही साथ जब हम यहाँ इतना पढ़ेंगे तो चूंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो एल नीनो और ला नीना का प्रभाव भारत पर किस प्रकार पड़ता है, भारतीय मानसून को, भारतीय मौसम को, भारतीय जलवायु को। ठीक है, और इसको चूंकि आधुनिक समय के पर्पज में इसको पढ़ना भी है, तो चूंकि हिंद महासागर की एक शीर्षस्थ स्थिति है भारत की, तो एल नीनो ला नीना का प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता है। और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, मूंगे की चट्टानें, प्रवाल मिलते हैं, प्रवाल जीव। तो इस एल नीनो ला नीना की वजह से प्रवालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। मौसमी संकट और आपदाएं, ये आप देखिए, तो चक्रवात, तड़ित झंझा, टार्नेडो, ओलावृष्टि, उष्ण और शीतोष्ण तरंगे, सूखा, वृष्टि, प्रस्फोट, हिमनद और झील प्रस्फोट, बाढ़, ये सभी जो हैं ये मौसमी घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं, ध्यान रखेंगे। आपदा होता है एक, पहले तो एक प्रकोप की प्रकोप पहले होता है, और प्रकोप का जो अगला चरण होता है वो होता है आपदा, और प्रकोप के पहले एक चरण होता है चरम अवस्था, चरम अवस्था। ठीक है, चरम अवस्था, क्लाइमेक्स। तो कोई भी जो परिस्थिति होगी पहले चरम अवस्था तक जाती है, चरम अवस्था के बाद फिर वो बनती है प्रकोप, हैजार्ड। और जब वो प्रकोप मानव आवासित क्षेत्र में या जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जब वो वहां पर इंटर कर जाता है तब वो डिजास्टर बन जाता है, आपदा बन जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, कोई चक्रवात है मान लीजिए, तो एक चक्रवात किसी सागर में बन रहा है, सपोज वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, तो कहीं सागर में दूर बन रहा है वो। अब जो बन रहा है तो उसके बनने के पीछे कुछ कहानी है ना, कुछ कारण है उसके पीछे, कि सागर के जल का तापमान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए, अपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, ऊपरीमुखी वायु परिसंचरण होना चाहिए, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव होना चाहिए, कोरियालिस बल का मान उच्चतम होना चाहिए। अब जब इतनी चीजें वहां पर इकट्ठा हो गई, अब ये क्या हो गया, ये हो गया चरम अवस्था, यानी अब ये पक्का हो गया कि वो वहां पर चक्रवात बनेगा। चरम अवस्था के बाद जब चक्रवात बना तब उसको क्या कहा जाएगा, प्रकोप। क्योंकि प्रकोप अभी इसलिए है क्योंकि वो चक्रवात सागर में भी काफी दूर है, वो तट से काफी दूर है, मानव आवास से काफी दूर है, दैट इज प्रकोप, हैजार्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। और जब ये तट को टच करेगा और मानव आवास को नुकसान, वनस्पतियों को नुकसान, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, तब अब क्या बन जाएगा, ये आपदा। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ये हर बार आपदा ही हो, कभी कभी ये चरम अवस्था वाले चरण से ही समाप्त हो जाती हैं, कभी कभी प्रकोप वाले चरण से आकर समाप्त हो जाती हैं, और कभी कभी जब प्रकृति बिल्कुल आपसे रुष्ट रहती है तब वो आपदा लेकर आती है। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए भूकंप है, भूकंप आया, भूकंप अगर आया तो हम उसको तुरंत आपदा नहीं कहेंगे, भूकंप आया दैट इज प्रकोप, यानी तब प्रकोप आ गया है, हैजार्ड। जब उससे जनधन की क्षति होने लगेगी, जीवों को क्षति होने लगेगी उससे, तब वो क्या बन जाएगी, तब वो आपदा बन जाएगी। ठीक है, यानी जब भी कोई हैजार्ड, कोई प्रकोप
जीव निवासित क्षेत्र में जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, उसमें प्लांट्स वाला एरिया हो सकता है, तमाम एनिमल्स हो सकते हैं, वहां पर कोई भी इस तरह के जीव या सभी लोग एक साथ हो सकते हैं। तो वहां पर अगर कोई प्रकोप आया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जीवों को तो प्रभावित करेगा ही, तो वो फिर बन जाती है आपदा। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। जलवायु परिवर्तन, अतीत में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य और कारण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर मानवीय प्रभाव। अब आप इस चीज को देख रहे हैं ना, अतीत में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य। अब इसको जब आपको पढ़ना होगा तो ये चैप्टर देखने में बड़ा आसान लग रहा है। ये इकोलॉजी का चैप्टर नहीं है, ये प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर है। क्यों प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर है? तो जब आप अल्फ्रेड वैगनर को पढ़ेंगे तो अल्फ्रेड वैगनर ने यह कहा था कि जो स्थल खंड होते हैं वो गतिशील रहते हैं और जलवायु जो प्रखंड हैं वो स्थिर हुआ करते हैं। तो धीरे धीरे स्थल खंड प्रवाहित होते हुए कहीं दूर आगे निकल जाता है। तो यही कारण है कि किसी भी एक स्थल खंड पे कोई भी प्रकार की जलवायु अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती, वह जलवायु कुछ समय के बाद बदल जाती है। हम भारत से एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। भारत आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। याद कीजिए, जब गोंडवाना लैंड था 200 मिलियन वर्ष पहले, आंतरिक भू हलचलों की वजह से भारतीय भूखंड, ऑस्ट्रेलिया का भूखंड, मेडागास्कर वहां से टूटकर अलग हुए। वहां से कहानी चलती है। तो उस समय भारत जैसे भूखंड में, ऑस्ट्रेलिया में क्या जलवायु रही होगी? आज से लगभग 80 से 100 मिलियन वर्ष पहले भारत में लगभग क्या जलवायु रही होगी? क्योंकि भारतीय भूखंड लगातार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो जैसे जैसे भारतीय भूखंड उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय भूखंड पर जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां वो बनती रहती हैं। और कहीं भी अगर जलवायु परिवर्तन हुआ है तो उसके कुछ साक्ष्य होंगे। जैसे अगर हम भारत में साक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको ग्रेनाइटिक टार्स मिलेंगे, गोलाकार चिकने पत्थर जो कि हिमानी के अपरदन से बनते हैं। दक्षिण भारत की चट्टानों में ठंडे प्रदेशों की वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये सभी साक्ष्य हैं। भारत का ज्यादातर कोयला भारत की नदियों की घाटियों में पाया जाता है। भारत में विभिन्न भागों में कई ऐसी भ्रंश घाटियां हैं। तो ये सभी जो हैं ये साक्ष्य होते हैं कि भारत में समय समय पर जलवायु परिवर्तन हुआ है। और यह वर्तमान समय का टॉपिक होगा, वैश्विक जलवायु पर मानवीय क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी चर्चा हम लोग यहां करेंगे। ऐसे ही ये देखिए, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी कहते हैं। हम लोगों ने स्थल मंडल के सिलेबस को देख लिया, वायुमंडल के सिलेबस को देख लिया, यह समुद्र विज्ञान का सिलेबस ओशनोग्राफी। महासागर उच्चावच, रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन बॉटम, ये देख रहे हैं, उसकी संरचना कैसी है। महासागर, जैसे आप याद कीजिए, हम महासागर की जब गहराई में जाएंगे तो आपको वहां पर लगभग वैसे ही स्थलाकृतियां मिलेंगी जैसे धरातल पर मिलती हैं। आपको कुछ समतल मैदान मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि समतल मैदान कभी भी सागर के किनारे नहीं मिलेंगे। समतल मैदान जब भी मिलेंगे सागर की बड़ी गहराइयों में, यानी बीच में कहीं मिलेंगे। तो मैदान मिलेंगे आपको वहां पर, गहरे गहरे खाइयां मिलेंगी, ट्रेंचेस, गर्त मिलेंगे, कुछ कटोरे के आकृति वाले गड्ढे मिलेंगे जिसको कहा जाता है सागरीय बेसिन, ओशन बेसिन कहते हैं इसको। कुछ चपटे आकार की शिलाएं मिलेंगी जिसको गुयट कहा जाता है। गुयट 2024 अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि गुयट क्या है। कुछ द्वीप मिलेंगे जिसका ज्यादातर हिस्सा डूबा होगा, थोड़ा सा हिस्सा बाहर होगा। तट मिलेगा, शोल मिलेंगी, भित्तियां मिलेंगी। ठीक है,
मग्न तट होंगे, मग्न ढाल होंगे। तो इस तरह जब हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो इसको कहा जाता है महासागरीय उच्चावच। और विभिन्न महासागर, खासतौर से जो 3 महासागर हैं मेजर, द फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इन तीनों के ओशन बॉटम का हम अध्ययन करेंगे कि तीनों में जगह जगह पर हमें किस प्रकार की स्थलाकृतियां कहां कहां पर मिल रही हैं। जैसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है लैंडफॉर्म का ओशन बॉटम में, दैट इज रिज, कटक। कटक क्या है, कटक का निर्माण कैसे होता है, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम यहां करेंगे। सागरों में तापमान का अध्ययन करेंगे हम, सागरों में घनत्व का अध्ययन करेंगे हम, और सागरों में हम लवणता का अध्ययन करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये जो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी, इन तीनों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इन तीनों का अध्ययन हम क्षैतिज भी करते हैं, इन तीनों के अध्ययन का हम लंबवत भी अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब विभिन्न क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जब एक्सप्लेन करने के दरमियान जब किसी एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस पूरे सेक्शन को आपको हम एक्सप्लेन कर दें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेक्शन पूछा गया, महासागरीय जल के तापमान से कोई एक प्रश्न आ गया। प्रश्न मान लीजिए ऐसे आ गया कि समस्त ग्लोब पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है भूमध्य रेखा पर 20 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में, 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में, या ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो किसी एक पर आप टिक करेंगे। तो बेसिकली 20 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में तापमान सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस समय हम इस पूरे सेक्शन को हम आपको एक्सप्लेन करें। तो एक तरह से आपका वो पूरा टॉपिक भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ऐसे ही महासागरों में जल का संचरण किस प्रकार हो रहा है, सर्कुलेशन किस प्रकार हो रहा है, उस सर्कुलेशन में ध्यान रखेंगे। हम जलधाराओं की बात करेंगे जिसमें 2 प्रकार की जलधाराएं होंगी, गर्म और ठंडी जलधाराएं। लहरों की बात करेंगे, दैट इज वेव्स, और ये करंट, और एक होता है स्ट्रीम। ठीक, तो ये होती है लहर, ये होती है धारा, और ये होती है विशाल धारा। क्या अंतर है हम कभी बताएंगे इसके आपको। ठीक है ना, लहरें सागर के ऊपरी भाग पर होती हैं, करंट थोड़ी सी गहराई में होंगी, और स्ट्रीम क्या होती है, नदी के समान महासागर का जल किसी खास दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। टाइड एंड एब, ज्वार भाटा क्या है, तो इसको आप लोग बार बार पढ़े ही होंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग व्यवहारिक स्तर पे करेंगे। समुद्र स्तरीय परिवर्तन, समुद्र स्तरीय परिवर्तन का मतलब सी लेवल चेंज होता है। इसका मतलब सी लेवल चेंज, सी लेवल चेंज। अब सागर के जलस्तर में क्यों परिवर्तन हो रहा है, 2 टर्मोलॉजी, अभी तक तो आपने एक ही टर्मोलॉजी पढ़ी थी, ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, लेकिन यहां पर एक दूसरी टर्मोलॉजी भी आएगी, ग्लोबल कूलिंग। तो समुद्र का जो जल है ना, उसमें जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों का योगदान होता है। दोनों की चर्चा हम यहां पर करेंगे आपसे। सुनामी और चक्रवात किस प्रकार से संकट लेकर आते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यानी एक तरह से ये डिजास्टर का प्रश्न हो गया, आपदा के रूप में ये, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोग एटमॉस्फेयर में चक्रवात और प्रतिचक्रवात तो पढ़ ही चुके हैं। तो सागरों में ये जो चक्रवात है या सुनामी, जैसे जब आप भूकंप पढ़ेंगे तो उसमें सुनामी भी पढ़ेंगे, हम लोग स्थल मंडल में पढ़े इसको, लेकिन यहां पर हमको क्या है, एज ए डिजास्टर, एक आपदा के रूप में, पर्यावरणीय संकट के रूप में चक्रवात और सुनामी किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहां पर।
इसके बाद देखिए, वर्तमान समय का एक ऐसा सेक्शन जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंट ज्योग्राफी। इसमें हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, और उसके घटक कौन से हैं। घटक का मतलब किन चीजों से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र का हम भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे। भौगोलिक वर्गीकरण का मतलब स्थल मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, जल मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब स्थल मंडल में भी आप डिवाइड कर लीजिए, पर्वत तंत्र, पठार तंत्र, मैदान तंत्र। अब मैदानों में भी आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही पठारों में डिवाइड कर सकते हैं, पर्वतों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे भी मैं गंगा का मैदान है भारत में, अगर हम मैदान के पारिस्थितिक तंत्र को डिवाइड में करूं तो उसके कई पार्ट हो जाएंगे। जैसे राजस्थान मैदान इकोसिस्टम, पंजाब हरियाणा मैदान इकोसिस्टम, अपर गंगा प्लेन इकोसिस्टम, मिडिल गंगा प्लेन इकोसिस्टम, लोअर गंगा प्लेन इकोसिस्टम। पांच हो गए इसमें। तो इसी तरह से हम इसका भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे उस टाइम। मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक सतही पारिस्थितिकी, देखिए यहां पर दिया गया है गहन पारिस्थितिकी, तो इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। मानव पारिस्थितिकी में एक और चीज यहां पर हमको पढ़ना रहेगा, मानव पर्यावरण अंतर संबंध। अंतर संबंध, ठीक है ना, यानी मनुष्य का और उसके पर्यावरण से जो अंतर संबंध है, उसमें समय समय में क्या परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को हम लोग यहां पर सीखने का प्रयास करेंगे। पोषण स्तर क्या है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये सब चीजें क्या हैं। इसी के अंतर्गत एक और चीज आएगा, 10% का नियम। ये क्या होगा, किसको कहते हैं 10% का नियम, ठीक है। इन सब चीजों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो जो है, यह इकोसिस्टम में किस प्रकार से होता है। जैसे आपको मैं एक लाइन बताता हूं, कहा जाता है कि ऊर्जा का न तो क्षरण किया जा सकता है और न तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। जितनी मात्रा में हमने ऊर्जा का उपयोग कर लिया, वह ऊर्जा उपयोग होने के बाद विलुप्त हो जाती है और फिर वह ऊर्जा पुनः उपयोग के लिए सुलभ नहीं होती। इन्हीं दो तत्वों के आधार पर, दो वक्तव्यों के आधार पर हम ऊर्जा प्रवाह को समझने का प्रयास करेंगे। चक्रण, जैसे आपने सुना होगा ना कि जीवन और मरण का चक्र, बच्चा पैदा हुआ, एक दिन वो समाप्त भी होगा। ऐसी मान्यता है कि उसका पुनर्जन्म भी होता है और पता नहीं कितनी बार उसका पुनर्जन्म होता रहता है, यानी वह एक लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में वो बधा होता है। ऐसे ही हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, ये भी एक सर्कुलेशन सिस्टम में, एक चक्रण में बधा हुआ है। ये जो प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं, ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जड़ों से खनिज लवण प्राप्त करके भूमि से अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने बायोमास का विकास करते हैं। बायोमास का विकास का मतलब अपने शरीर का विकास करते हैं, अपने डंठलों का, अपनी पत्तियों का, अपनी डालियों का, अपने तने का विकास किया इन्होंने। शाकाहारी ने फिर इनका उपभोग किया, तो जो खनिज लवण पौधे के अंदर थे वो ट्रांसफर हो गए कहां पर, शाकाहारी में। अब शाकाहारी का भक्षण करेगा मांसाहारी, अब वो फिर ट्रांसफर हो जाएंगे मांसाहारी में, और इन सब का भक्षण करेगा सर्वाहारी। और ये सब सारे के सारे तत्व जो हैं ट्रांसफर कहां हो जाएंगे, अब सर्वाहारी में। क्या सर्वाहारी के जीवन का अंत होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है।
तो एक दिन सर्वाहारी जीव का भी अंत हो जाएगा, मांसाहारी जीव का भी अंत हो जाएगा, शाकाहारी जीव का भी अंत हो जाएगा, पौधे का भी अंत हो जाएगा। तो सभी जीवों का अंत होने के बाद जो खनिज लवण का मतलब लोहे की मात्रा, कोबाल्ट की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, पोटास की मात्रा, यूरिया की मात्रा, ठीक है ना, मैग्नीशियम की मात्रा जो विभिन्न जीवों में है, जिंक की मात्रा, ये जो मात्राएं हैं सभी जीवों के शरीर में अलग अलग मात्रा में, उस जीव के विनाश के बाद ये समस्त तत्व जो हैं उसी मिट्टी में फिर से मिक्स हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं मिलकर, जहां से ये निकले हुए थे। आप याद कीजिए, रामायण में एक चौपाई भी है कि हमारी जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और आफ्टर डेथ जब हमारा फ्यूनरल होता है, दाह संस्कार व्यक्ति का, तो वो जो 5 तत्व हैं वो जहां से आए थे वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन अगली बार जब अगला व्यक्ति जन्म लेगा तो वही 5 तत्व मिलकर उस दूसरे व्यक्ति के शरीर का निर्माण करेंगे, और एक पर्याप्त जीवन काल तक वो 5 तत्व उस व्यक्ति के शरीर के साथ रहेंगे। फिर एक दिन क्या होगा, वो फिर मुक्त हो जाएंगे। अगली पीढ़ी में फिर वो कुछ लोगों के साथ पुनर्चक्रण में सहयोग करेंगे। तो ऐसे ही यहां पर आप देखिए तो चक्रण, पौधों पूरे पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार से खनिज लवणों का, पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। प्रकृति ने एक निश्चित मात्रा में हमको पदार्थ भूपृष्ठ पर, हमारे वायुमंडल में, जल मंडल में, मृदा मंडल में दे रखे हैं। पादप हो, जंतु हो, मानव हो, सब लोग उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद जैसे ही उस जीव का शरीर समाप्त होता है, वो पुनः उसी मृदा में वो तत्व समाहित हो जाते हैं। वहीं से एक फिर नया पौधा, नया जीव निकलेगा। फिर वो जीव समाप्त होगा तो पुनः मृदा में मिक्स हो जाएगा। दैट इज पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कहते हैं इसको। तो इस साइकिलिंग, जो साइकिल चल रही है, चक्रण, इसी को कहा जाता है भू रसायन चक्र। अब इसमें कार्बन तत्व की मात्रा, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ठीक है ना, किस प्रकार से ये क्रियाशील है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं, खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। जैसे घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। दैट इज फूड चेन। सभी जीव जो होते हैं ना इकोसिस्टम में, आहार के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब कभी भी किसी आहार के स्तर पर किसी जीव का विनाश होता है तो मान के चलिए कि उसके पहले वाले जीव और उसके बाद वाले जीवों की जीवन दशाएं जो हैं वो असंतुलित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक मेढक है, मेढक कीट खाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आपने कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी कीट थे, आपने सबको मार दिया। अब उस मेढक के लिए एक समस्या बन गई अपने आहार को लेके। कीट है नहीं, अब वो मेढक खाएगा किसको? अब वो एक लंबे समय तक जब उसको आहार नहीं मिलेगा तब वो मेढक, उसका जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जीव आहार के स्तर पर एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग यहां पर और यहां पर करेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड, जैसे आपको याद होगा कि एक घर में 2 कमाने वाले और 10 खाने वाले, तो पिरामिड कैसा बनता है? पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और उसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। हम आपको एग्जाम्पल क्या दे रहे थे कि कमाने वाले 2 लोग हों, खाने वाले 10 लोग हों, ये परिस्थिति ज्यादा अच्छी है या 10 लोग कमाने वाले हों और 2 लोग खाने वाले हों, मतलब आधार चौड़ा हो और शीर्ष पतला हो? तो मुझे लगता है कि जो दूसरी दशा है वो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ऐसे परिवार में कहा जाएगा कि जितने भी लोग हैं सब लोग आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और ये अच्छा है। ऐसे ही पारिस्थितिकी में क्या होता है कि
विभिन्न पोषण स्तर, जैसे पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4, 4 ही पोषण स्तर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी पोषण स्तर पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको कहा जाता है जनाधिक्य। जनसंख्या ज्यादा हो गई तो अब क्या होगा, आधार पतला हो जाएगा और उस पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उसका शीर्ष जो है चौड़ा हो जाएगा, पिरामिड अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन वो वाला पिरामिड ज्यादा अच्छा होता है जिसका शीर्ष चौड़ा हो और ऊपरी भाग पतला हो। जैसे मान लीजिए कोई घास का क्षेत्र है, घास का मैदान, उसमें अनगिनत घासें हैं, अरबों खरबों घासें हैं, और उस पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या मात्र 10,000। शाकाहारी जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले मांसाहारियों की संख्या 500 और उनके ऊपर निर्भर रहने वाली सर्वाहारी जीवों की संख्या मात्र 50। अब ये पिरामिड कैसा बनेगा, आधार चौड़ा होगा और शीर्ष नुकीला होगा। ये होगा इकोलॉजिकल बैलेंस पिरामिड, संतुलित पिरामिड। लेकिन एक पेड़ है, उस पेड़ पर, एक पेड़ की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल पेड़, सिंगल वृक्ष, ट्री, और उस पर अनगिनत चिड़िया बैठी हुई हैं। अब इसका जब आप पिरामिड बनाएंगे तो आधार संकुचित हो जाएगा और उसके ऊपर वाला भाग जो होगा बहुत चौड़ा होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर, श्वसन के आधार पर यानी ऊर्जा के आधार पर एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और उसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड के माध्यम से। मानव अंतर संबंध और प्रभाव, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव का विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में या विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में उससे क्या अंतर संबंध, अंतर संबंध का मतलब यहां पर इंटरेक्शन से है, संबंधों का मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है, अंतर संबंध की बात हो रही है यहां पर, इंटरेक्शन, आदान प्रदान, ठीक है, कुछ लेना कुछ देना। जैसे जो प्राचीन मानव था वो प्रकृति के साथ उसका अंतर संबंध था, इंटरेक्शन था, और आज का जो मानव है प्रकृति के साथ अंतर संबंध रखता ही नहीं है, मॉडिफायर कहा जाता है, यानी प्रकृति में सिर्फ परिवर्तन करना जानता है, क्योंकि आज का मानव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ है, कंपैरेटिवली उस टाइम की तुलना में आज तकनीक ज्यादा अच्छी है। तो मानव जो है पर्यावरण को कभी न कभी बदलने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम यहां करेंगे। पर्यावरणीय नैतिकता और गहन पारिस्थितिकी, जियो और जीने दो, ठीक है। जैसे खेतों में पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहिए, नहीं तो केचुआ मर जाएगा, और केचुआ मर जाएगा तो किसान का मित्र समाप्त हो जाएगा, और किसान का जब मित्र समाप्त हो जाएगा तो किसान के खेत की मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक संदर्भ तो यह है। दूसरा संदर्भ यह है कि जिन संसाधनों को प्रकृति ने बनाया है उन संसाधनों पर मात्र मानव का अधिकार नहीं हो सकता है, उन संसाधनों पर समस्त जीवों का एक समान अधिकार है। मानव का भी है, लेकिन पौधों का भी अधिकार है, अन्य जीव जंतुओं का भी अधिकार है। तो इस प्रकार के संसाधनों के साथ मानव केंद्रित दृष्टिकोण से कभी भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसका अध्ययन हम यहां करेंगे। पर्यावरणीय संकट और आपदाएं क्या क्या हैं उस संकट और आपदाओं में, तो देखिए वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, नगरीय ऊष्मद्वीप, नगर ऊष्माद्वीप आपने पढ़ा होगा ना, कि जितने भी बड़े बड़े नगर होते हैं उसके ऊपर एक गुंबद जैसा गर्म हवा का आवरण बन जाता है। आप याद कीजिए, एक धूम्र कोहरा, वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ताप प्रदूषण, आजकल तो अनगिनत प्रकार के प्रदूषण हैं। आप लोग जब छोटे रहे होंगे या हम लोग जब छोटे थे,
तो उस टाइम तो तीन ही प्रकार के प्रदूषण हम लोग पढ़ के बड़े हुए। एक जल प्रदूषण हुआ करता था जो हर बार निबंध में पूछा जाता था, एक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और लोगों को रटा रहता था कि ये जल प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण है, ये ध्वनि प्रदूषण। लेकिन 90 के दशक के बाद बहुत तीव्र गति से, ठीक है ना, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई और अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, जैसे एक मैंने अभी नहीं जिक्र किया, नाभिकीय प्रदूषण, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, बहुत इस तरह के अनगिनत प्रदूषण है इस टाइम। अंतरिक्ष प्रदूषण जो आज आप देख रहे होंगे, ढेर सारे सैटेलाइट, हमें लगता है साल भर में अगर समस्त देशों को देखा जाए तो हजारों सैटेलाइट सभी देश मिलकर भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में। कुछ समय तक वो पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका भी तो एक समय है ना। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, उस मोबाइल के लिए फिक्स है कि इसकी बैटरी इतनी बार रिचार्ज होगी और उसके बाद ये मोबाइल डेड हो जाएगा। तो ऐसे ही जो उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं आपके सैटेलाइट में, और भी तमाम तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल उसमें तमाम इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनकी एक उम्र होती है और जब वह उम्र सीमा पूरी हो जाती है तब वो सैटेलाइट बेकार हो जाते हैं। अब उनको वहां से बुलाए कौन, क्योंकि एक निश्चित कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। अब मानव के पास वो तकनीक नहीं है कि उस सैटेलाइट को फिर से बुला लिया जाए, वो मानव डेवलप नहीं कर पाया। अंततोगत्वा यहाँ पर श्रेष्ठ कौन दिखाई दे रहा है? प्रकृति। आपने अपनी क्रिया कर ली, लेकिन अब उसको वापस आप नहीं बुला सकते हैं उस सैटेलाइट को। आप याद कीजिए जब महाभारत में कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन उसको वापस बुलाना नहीं जानता था। तो वही कुछ कहानी इस समय मानव के साथ है कि वह इस तरह से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन जब उसकी समय सीमा पूरी होगी तो उस सैटेलाइट को आप वापस धरातल पर नहीं बुला सकते हैं। ऐसा अभी आपके पास ऐसी तकनीक डेवलप फिलहाल नहीं हुई है। अब इस प्रदूषण में देखिए, जल प्रदूषण, खास तौर से भूमि निम्नीकरण, मृदा प्रदूषण की बात की जा रही है। यहां पर भूमि निम्नीकरण बहुत मेजर समस्या है ये मृदा प्रदूषण। खेतों में क्या हुआ कि हरित क्रांति के बाद मानव ने एक्सेस मात्रा में कीटनाशक डाले हैं, एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइजर डाले हैं, और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह हुआ कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। भूमि निम्नीकरण की वजह से फूड चेन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर गए हैं, और वो हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करके वो धीरे धीरे हमारे आपके शरीर में वो घर बनाते जा रहे हैं, और इससे मानव के स्वास्थ्य, तमाम पौधों में विभिन्न प्रकार के विकार, तमाम जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग पनप रहे हैं। सिर्फ उसका कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण। ठीक है। राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, विधिक प्राधार, यानी पर्यावरण की सुरक्षा को लेके भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतियां बनाई गई, कब कब बनाई गई, उसके विधिक प्राधार क्या है, यानी संविधान में उसके क्या नियम और कानून बनाए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भारत की पर्यावरणीय नीति क्या है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन है ना, उसमें भी पर्यावरणीय नीतियों की चर्चा हम लोग करेंगे। इस पर्यावरणीय नीति में एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, विकसित और विकासशील देशों की हम तुलनात्मक पर्यावरणीय नीति का अध्ययन यहां पर करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। अंतरराष्ट्रीय समझौते आप याद कीजिए, एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक ना, अर्थ समिट, रियो सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन। तो ये जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हैं उनको हम यहां पर पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां उसी से रिलेटेड हैं। ब्रंटलैंड आयोग क्या था? ब्रंटलैंड थियरी होती है एक, है ना, ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था। ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? जापान में एक जगह है क्योटो, ये सम्मेलन वहीं पर हुआ था, उसी को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब वो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, कब किया गया,
क्यों किया गया, उस सम्मेलन में जो उद्देश्य बनाए गए थे वो उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं, आगे उसकी क्या योजना है, इसके बाद क्या क्या हुआ। जैसे एजेंडा 21, 21वीं सदी में मानव के लिए कुछ पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ मापदंड निश्चित किए गए कि मानव को 21वीं सेंचुरी में किस प्रकार आचरण करना है, दैट इज एजेंडा 21। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये, जियो और जीने दो। संसाधनों का उपयोग भी करो लेकिन संसाधनों के संरक्षण का भी प्रयास करो, दैट इज संधारणीय विकास। और पेरिस कन्वेंशन, पेरिस समझौता, इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। इसके बाद देखिए जनसंख्या और अधिवास भूगोल, मेजर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये कि पॉपुलेशन एंड अर्बन ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल कैसे है। अब इसको इन्होंने दो सेक्शन में देखिए, ये जनसंख्या भूगोल का सेक्शन है और ये अधिवास भूगोल का। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, क्या स्रोत हैं, जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण और जन्म मृत्यु सांख्यिकी। आपने पढ़ा होगा ना कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, तो जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत होते हैं ये, जनगणना, प्रतिदर्श सर्वेक्षण और जन्म मृत्यु सांख्यिकी, यानी जन्म मृत्यु का उसका रजिस्ट्रेशन। कभी कभी कुछ लोग चोरी भी करते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि वो जनगणना करने नहीं गया, घर पे बैठे बैठे सारे आंकड़े बना दिए। तो उस दृष्टि से आंकड़ों की विश्वसनीयता और उसमें आने वाली त्रुटियां, क्यों कहीं पर त्रुटि आ जाती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर बार ये जो जनगणना कर्मी है वही दोषी नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको भेज दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनगणना करने के लिए, तब आप वहां पर डायरेक्ट घर घर जाकर जनगणना नहीं कर पाएंगे। वहां पर जो थोड़े डेवलप लोग हैं वहां जाके आप उनसे बात करिए, वो आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन वहां पर एक जनजाति है जारवा, सेंटलीज, ओंग, शोम्पेन, महा अंडमानीज, खासतौर से जारवा जनजाति, उनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी भी वो आदिम अवस्था में रहते हैं। और खासतौर से वो जो निकोबार वाला एरिया है वहां पर रहते हैं वो, तो वो धनुष और बाण, तीर धनुष उनका हथियार हुआ करता है। अभी भी लोगों को से कहा जाता है कि जब आप उनके क्षेत्रों से होते हुए कार से गुजरिए तो वहां पर आपको रुकने की और रुककर फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं होती है। जाने कौन सा तीर आकर आपका शिकार कर ले। आप गए थे फोटोग्राफी करने, आप गए थे उनसे जनगणना के संबंध में आंकड़े पूछने, उन्होंने आपका ही शिकार कर लिया। तो इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें भूगोल में क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं और क्या सिखाया जाता है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, इसकी चर्चा, और उस जनसंख्या वितरण में ध्यान रखेंगे हम कौन से मापन का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरूप पैटर्न कैसा है, और जनसंख्या पैटर्न में जगह जगह जो परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, अब इसमें कुछ इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, यानी जनसंख्या वृद्धि प्राचीन समय में किस प्रकार थी और आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि का क्या पैटर्न रहा, कितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी है और उसके क्या परिणाम रहा, क्या कारण रहा, उसको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, देखिए, तो इसमें जनसंख्या, जनांकीय संक्रमण और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, किसका सिद्धांत पढ़ना है आपको, माल्थस का सिद्धांत पढ़ना है, सैडलर का सिद्धांत पढ़ना है और रिकार्डो का। आप याद कीजिए, कई बार आपसे पूछा गया होगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पढ़ा होगा आपने, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे।
जिसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रथम बार में जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत तीव्र होती है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी बार में जनसंख्या वृद्धि दर तो वैसे ही रहती है, लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। तीसरे में जनसंख्या वृद्धि दर में कंट्रोल होता है और डेथ रेट लगभग पूरी तरह से उसको कंट्रोल लगभग कर लिया जाता है। चौथी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हो जाती है और डेथ रेट बिल्कुल नियंत्रित हो जाती है। और पांचवी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव समुदाय, वो इतना ज्यादा जागरूक हो जाता है अपने भविष्य को लेके, और इतना ज्यादा जागरूक तो मैं नहीं कहूंगा, चिंतित हो जाता है अपने संसाधनों को लेके कि जनसंख्या वृद्धि होती ही नहीं है, यानी नई पीढ़ी नहीं पैदा होगी। और डेथ रेट जो है, चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, तो न कोई जन्म लेगा क्योंकि उनको अपने संसाधनों को बचाना रहता है, और मरेगा भी कोई नहीं क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, यानी जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, जैसे वर्तमान समय में फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है। फ्रांस जैसे देशों में, जर्मनी जैसे देशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, वहां पर जनसंख्या वृद्धि हो ही नहीं रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, इन सब चीजों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर विश्लेषण, तो उस विश्लेषण में हम उनके संकेतकों की बात करेंगे। निर्धारक और विश्व प्रतिरूप, यानी प्रजनन क्षमता और इन सब चीजों के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं और वर्ल्ड में उसका क्या पैटर्न पाया जाता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन विश्व प्रतिरूप, उसके क्या पैटर्न है पूरे वर्ल्ड में। प्रवासन, माइग्रेशन कहते हैं इसको, दो वर्ड होता है, एक माइग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है। प्रवसन, अप्रवसन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन। तो इसको हम समझेंगे, इसके क्या प्रकार हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसका परिणाम क्या होता है और इसका प्रतिमान क्या होता है, किस वजह से हुआ। जनसंख्या संरचना और विशेषताएं, किसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, आयु के आधार पर। इसको हम जनसंख्या को लिंग के आधार पर, यानी मेल फीमेल के आधार पर, जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के आधार पर समझेंगे, और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, और जनसंख्या की हम शैक्षणिक संरचना, शैक्षणिक स्तर को समझने का यहां पर हम प्रयास करेंगे। विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियां, कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब विकसित देश होते हैं वहां पर जो पॉपुलेशन पॉलिसी होती है वो अलग होती है, और जब हम डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं, विकासशील देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में, तब आपको वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी दूसरी होती है। जैसे जब आप फ्रांस में जाएंगे तो वहां पर सरकार लोगों से अपील करती है कि आप बच्चे पैदा करो, अपनी अगली पीढ़ी को लाओ, फिर भी वहां पर बच्चे नहीं पैदा होते। और अब भारत की स्थिति समझ ही रहे होंगे, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए, अधिवास भूगोल, अधिवास का मतलब होता है निवास, जहां पर मानव रह रहा है। तो इसमें ग्रामीण अधिवास, तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार कौन से हैं, उसका पैटर्न, पैटर्न का मतलब आयताकार, वृक्षाकार, तारा प्रतिरूप में वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, कैसा प्रतिरूप है, और उसका वितरण कहां कहां पर पाया जाता है। जैसे ग्रामीण अधिवास कभी कभी देखिए तो तट के सहारे मिलेंगे, झीलों के किनारे किनारे मिलेंगे, कोई नहर है या कोई झील है तो उसके किनारे किनारे कहीं दूर मिलेंगे, आसपास अलग अलग झुंड में मिलेंगे, जिसको आप कहते हैं ना गांव, एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ। तो इस तरह से उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है। ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं क्या हैं, जैसे उस समस्याओं में ध्यान दीजिए, कौन सी समस्या है, प्रवास, क्योंकि ज्यादातर गांव के लोग कहां जाना चाहते हैं, शहरों में। साथ ही साथ गांवों की समस्याएं क्या हैं, भूमि उपयोग में परिवर्तन, कोई खेती करना नहीं चाहता है,
तो अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के लोग उद्योग लगवाना चाहते हैं। ठीक है, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है? जहां पर पहले कृषि होती थी वहां पर पता लगा अब आम के बाग लगे हुए हैं। तो ये होता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। इस परिवर्तन का प्रभाव भी होता है। ठीक है ना, इस भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रभाव ये होता है कि कभी कभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो होती हैं बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ जाती हैं, क्योंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा है, और जब उत्पादन नहीं होगा तो उसकी कीमतें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी। भूमि अधिग्रहण, इसको हम लोग समझेंगे, और समव्यवहार, उसको व्यवहार में कैसे लाया जाता है। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, अब इसमें हम किसके किसके सिद्धांत पढ़ेंगे? गॉर्डन चाइल्ड के सिद्धांत पढ़ेंगे, हेनरी पिरेनी के सिद्धांत पढ़ेंगे, लेविस ममफोर्ड, इन तीनों के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसमें चौथा कोई सिद्धांत पढ़ना ही नहीं है नगर उत्पत्ति के सिद्धांत में। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण की विशेषता और प्रक्रियाएं। ध्यान रखिएगा कि विकसित देशों में जो अर्बनाइजेशन होता है, नगरीकरण, वो अलग पैटर्न पर होता है, उसके अलग कारण होते हैं, डिफरेंट कारण होते हैं उसके। लेकिन जब विकासशील देशों में जाते हैं आप, तो उसके कारण अलग होंगे। ठीक है, जैसे भारत जैसे देशों की बात मैं करूं, पाकिस्तान जैसे देशों की बात की जाए, तो यहां पर जो नगरीकरण हुआ है वो नगरीकरण इसलिए हुआ है कि यहां पर अधिसंख्य मानव आबादी जो कि बेरोजगार है, जिसके पास आवश्यक आजीविका के साधन नहीं है, तो वो एक निश्चित स्थान से प्रवास करके औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं। धीरे धीरे उनके औद्योगिक क्षेत्रों में बसने के कारण वहां पर एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र बन जाता है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या कुछ लोगों की आवश्यकता वहां पर रही होगी अपना जीवन स्तर अच्छा करना, ऊंचा करना। विकासशील देशों की विशेषताएं ये होती हैं। विकसित देशों में जब आप जाएंगे तो सेवाओं के उचित वितरण के लिए नगरों में एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि ये जो सेवा है, इस सेवा का उचित वितरण इस तकनीक के माध्यम से समस्त भागों में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न, आगे हम इसमें और भी तमाम कारण होते हैं, उन सबको हम समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। नगरों की वृद्धि के कारक, नगरों की संख्या क्यों बढ़ रही है, यह हम समझेंगे। नगरीकरण की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, नगर के आकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और संरचना और नगरीय क्षेत्रों के कार्य, नगरीय प्रणालियां, प्रधान शहर, प्राइमेट सिटी के कानून, तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग फिलहाल इसमें करेंगे। कुछ और चीजें हैं, जैसे देखिए कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल, उसी चैप्टर का है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केंद्र स्थल सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत किसका? क्रिस्टालर और लास का। ठीक है ना, केंद्र स्थल। नगरों की आंतरिक संरचना कैसी होती है? नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत में हमको बर्गीस के सिद्धांत को पढ़ना है, हैरिस के सिद्धांत को पढ़ना है, उलमैन के सिद्धांत को पढ़ना और हायट के सिद्धांत को पढ़ना है। यानी नगरों में जो भूमि उपयोग है, जैसे एक चीज आप देखिएगा, अब तो खैर शहरों में भी, गांव में भी होने लगा, छोटे छोटे गमले में पौधे लगाने का कंसेप्ट कहां से आया होगा? निश्चित रूप से गांव से तो नहीं आया, क्योंकि गांव में इतना विस्तृत भू क्षेत्र खुद ही होता है कि वहां पर गमले में पौधे लगाने की जरूरत नहीं है, हरियाली वैसे ही बहुत ज्यादा है। गमले का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर भू क्षेत्र नहीं है, जहां पर मृदा तंत्र मजबूत अवस्था में नहीं है, तब वहां पर उपजाऊ मिट्टी एक गमले में लेकर बालकनी में कहीं रखा जाता है, छत पर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। ये शहरों का कॉन्सेप्ट है। अब आप पिक्चर देखिए, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत, तो इस तरह की चीजों की चर्चा हम यहां करेंगे। तो इसमें इन विद्वानों का सिद्धांत है। महानगरीय संकल्पना, महानगर कहते किसको हैं?
वैश्विक नगर और सिटीज बदलता नगरीय स्वरूप। जैसे एक नगर जो है पहले एक छोटे से नगर से शुरू होता है और फिर बढ़ते 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 वो शहर जो है बहुत बड़ा नगर बन जाता है। कई कई लाख करोड़ों की जनसंख्या वहां पर निवास करने लगती है। तो उस दरमियान उस नगर में उसके स्वरूप में किस प्रकार से बदलाव आता है और उसके पीछे क्या रीजन होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय उपांत। जैसे एक जगह पर शहर समाप्त हो रहा है और एक जगह पर गांव समाप्त हो रहा है, तो उसके बीच के भाग में क्या होगा, डेवलपमेंट का स्तर क्या रहेगा, इसको समझने का प्रयास हम लोग यहां करेंगे। उपनगरीय यानी नगर के बाहरी क्षेत्रों को हम लोग उपनगर में शामिल करते हैं, उसके कुछ एरिया को। मौद्रिक और अनुषंगी नगर, नगरों में सामाजिक विसंयोजन, जो सामाजिक ताना बाना गांव में पाया जाता है ग्रामीणों में या ग्रामीण परिक्षेत्रों में, क्या वही ताना बाना या वही संरचना लोगों की नगरों में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होगी, ये सब चीजें। नगरीय सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, ठीक। नगरीय गरीबी का प्रस्फुटन किस में दिखाई पड़ता है हमको? मलिन बस्ती। अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। अपराध और सामाजिक बहिष्कार, जैसे ध्यान ये रखना है आपको कि जितने भी बड़े बड़े, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर मलिन बस्तियां न पाई जाती हों। अपने आप को सबसे ज्यादा एडवांस कहने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके पास भारत से ज्यादा बड़ी मात्रा में मलिन बस्तियां हैं और भारत से बदतर स्थिति में वहां की मलिन बस्तियां हैं, ठीक। तो इस तरह की चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, इसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहेंगे। आर्थिक गतिविधियों के स्थानीय संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, मतलब आर्थिक गतिविधियों को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया में आ जाते हैं सेवा क्षेत्र वाले और प्राथमिक क्रिया में होती है कृषि क्षेत्र। तो इन सब चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, उनका वितरण क्या है और उससे संबंधित समस्याएं क्या हैं। जैसे खनिज संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, वन संसाधन ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है जिसको प्रकृति ने दिया है। प्राकृतिक संसाधन का हम प्रबंधन कैसे करेंगे, ये देखिए, उसको हम किस प्रकार से बचाने का प्रयास करें। विश्व में विकसित और विकासशील देशों में ऊर्जा संकट, पूरी दुनिया का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, ठीक है। इसी से निपटने के लिए ध्यान रखिएगा कि 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन संगठन को आगे बढ़ाया है। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में देखिए, कृषि भूगोल में भूमि क्षमता वर्गीकरण और भूमि उपयोग आयोजन, ठीक है, यह है सस्य प्रतिरूप। सस्य प्रतिरूप का मतलब फसल प्रतिरूप कहां पर किस प्रकार का होना चाहिए। सस्य संयोजन विधि, क्षेत्र का निरूपण, इसमें हमको कुछ लोगों को पढ़ना है, जैसे बीवर को, दोई को और रफीउल्लाह को पढ़ना है। इनके सस्य विविधीकरण क्या है? सस्य का मतलब होता है फसलें, विविधीकरण का मतलब विविध प्रकार की फसलें। इसमें हम देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग क्षेत्र का भूमि उपयोग आयोजना का मॉडल। वान थ्यूनेन एक व्यक्ति थे और बड़ा फेमस है इनका भूमि उपयोग संरचना का मॉडल, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। कृषि उत्पादकता का मापन और निर्धारक, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विविधता किस प्रकार की पाई जा रही है उसका अध्ययन, और विश्व की कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, जैसे बागाती कृषि, झूम कृषि,
व्यावसायिक कृषि, अनुबंध कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, ये विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं ना, तो इन सब चीजों की चर्चा हम यहां करेंगे। औद्योगिक भूगोल, उद्योग का वर्गीकरण पहले हम लोग करेंगे, कौन कौन से उद्योग हैं। उद्योग अवस्थापना, अवस्थापना का मतलब स्थापना के कारक कौन कौन से हैं, जैसे कच्चा माल, ऊर्जा, है ना, पूंजी, सस्ते और कुशल श्रमिक, ये सब कारक होते हैं। औद्योगिक अवस्थान के सिद्धांत किसका है, तो ये देखिए अल्फ्रेड वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, आपने नाम सुना होगा ना, आइसोडॉपिन। आइसोडॉपिन समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा को हम आइसोडॉपिन रेखा कहते हैं, वो इन्हीं का कहना है, अल्फ्रेड वेबर का। हुबर का पढ़ेंगे, आगस्ट और लास का पढ़ेंगे, प्रेड का और डीएम स्मिथ का पढ़ेंगे, ये इनके सिद्धांत हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, जैसे न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश, मास्को गोरकी औद्योगिक प्रदेश, ठीक, जैसे अहमदाबाद मुंबई औद्योगिक प्रदेश, एक प्रदेश है ना ये, दिल्ली एनसीआर औद्योगिक प्रदेश, तो इन सब चीजों की चर्चा हम फिलहाल यहां पर करेंगे। अल्प विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, यानी जो कम विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर्यटन उद्योग वर्तमान समय में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान उत्पादन, आजकल संचार प्रौद्योगिकी अपने चरम पे है ही है, तो किस प्रकार से संचार प्रौद्योगिकी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में योगदान दे रही है, उसका हमको यहां पर उल्लेख करना होगा। उद्योगों का विश्व वितरण और वृद्धि, यानी विभिन्न पूरे वैश्विक स्तर पर कौन कौन से उद्योग पाए जा रहे हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक, इस तरह के विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो वैश्विक स्तर पर पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो, ये 5 झीलें हैं। तो 5 झीलें तो हैं वो, लेकिन वो एक बृहद औद्योगिक प्रदेश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मास्को टूला बोलते हैं, रूस में है ये औद्योगिक प्रदेश है, वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग डेवलप हुए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है शिकागो, मांस उद्योग बहुत डेवलप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही एक स्थान है डेट्रॉयट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। मैनचेस्टर एक जगह है लंदन में, सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ। वहीं पर है यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉर्थम्बरलैंड, ये सभी सूती वस्त्र के कारखाने भी हैं। यहाँ पर कोयला भी मिलता है, तो इन सब चीजों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। परिवहन और व्यापार भूगोल, स्थानिक पारस्परिक अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया देखिए इन्होंने इंग्लिश में लिख भी दिया, इंटरैक्शन, ठीक है ना, के सिद्धांत और मॉडल। अब ये मॉडल और सिद्धांत किसका किसका पढ़ना है हमको, 2 लोगों का, एडवर्ड उलमैन का पढ़ना है और एमी हर्स्ट का पढ़ना है। कनेक्टिविटी और उपलब्धता मापन और सूचकांक, अब इसमें क्या है, स्थानीय प्रवाह मॉडल, एक तो ये पढ़ना है हमको। गुरुत्वाकर्षण मॉडल और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसको पढ़ना है, नाम आपने सुना ही होगा, विश्व व्यापार संगठन। वैश्वीकरण और उदारीकरण का विश्व व्यापार प्रतिरूप, याद कीजिए जुलाई 1991 भारत में भी उदारीकरण लागू किया गया। सरकारी स्वामित्व वाली बहुत सारी कंपनियों में ढील दी गई और उनकी एक निश्चित हिस्सेदारी को निजी कंपनियों को दिया गया, निजी हाथों में दिया गया, और आज नतीजा यह है कि वो कंपनी जो कि घाटे में जाया करती थी
आज पता नहीं कितने मुनाफे में चल रही है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो वही है वैश्वीकरण और उदारीकरण का विश्व व्यापार प्रतिरूप किस प्रकार से आगे बढ़ा और सफल हुआ। अंतर और अंतरा प्रादेशिक सहयोग और व्यापार की संभावनाएं और समस्याएं, यानी एक प्रदेश के अंदर और विभिन्न प्रदेशों के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर या विभिन्न देशों के स्तर पर सहयोग की क्या संभावनाएं हैं और उससे क्या नई नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं वहीं पर कुछ समस्याएं भी छिपी होती हैं। अगर कहीं पर औद्योगिकरण का स्तर बहुत आगे बढ़ गया है तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ समस्याएं तो पनप ही रही होंगी। तो हमको उस औद्योगिकरण से होने वाले लाभों को भी समझना है और उससे होने वाली समस्याओं को भी समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पीछे इकोलॉजी पढ़ चुके हैं। नहीं कुछ होगा तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर क्या समस्या हो रही है उसको तो हम लोग निश्चित रूप से समझेंगे ही। प्रादेशिक विकास का एक देखिए पूरा इन्होंने सेक्शन दे रखा है। प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी उसका पहले हम वर्गीकरण करेंगे। औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, ठीक। विश्व प्रादेशिक विविधता, किस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में विविधता पाई जा रही है। प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये देखिए। प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, अल्बर्ट ओ हॉर्समैन, गुन्नार मिल्डल का और जॉन फ्राइडमैन का, इन 3 लोगों के सिद्धांतों को पढ़ना रहेगा। अल्प विकसित निर्भरता का सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत ही है। वैश्विक आर्थिक खंड, भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन, आपने इतिहास में पढ़ा होगा ना, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए। तो इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन इतिहास जो है वो भूगोल से प्रभावित होता है। तो वो जो इतिहास था वह इतिहास भूगोल से किस प्रकार प्रभावित हुआ, यानी भारत में प्रादेशिक विकास कहां कहां पर हुआ और उन क्षेत्रों में सामाजिक आंदोलन के पीछे भौगोलिक परिस्थितियों का योगदान किस प्रकार का था, उन चीजों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ये देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक भूगोल। संस्कृत की संकल्पना, संस्कृति क्या होती है, इनकी जटिलता। क्षेत्र और प्रदेश, इसकी संकल्पना हम लोग सीखेंगे। ये देखिए, सांस्कृतिक विरासत, तो आप जान रहे होंगे। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या होती है, ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सांस्कृतिक अभिसरण, ठीक है ना, जब विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं, दैट इज सांस्कृतिक अभिसरण। सामाजिक संरचना और प्रक्रिया क्या है। सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, ये आप समझ रहे होंगे। सामाजिक बहिष्कार, भाई कुछ लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया ना, तो क्यों किया गया, क्या रीजन रहा होगा। भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, और वितरण किस आधार पर हम पढ़ेंगे, जनजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य, फिर देखिए इकोलॉजी ही आ गई, पढ़ना ही है। रुग्णता पारिस्थितिकी, रुग्णता का मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाना, पारिस्थितिकी। पोषणता की स्थिति, पोषण किसे कहेंगे, अगर कहीं पर कुपोषण है तो उसके निदान की क्या स्थिति है, ठीक। और स्थानिक और मौसमी वितरण का प्रतिरूप, भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें भारत के संदर्भ में जनजाति, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ना है, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को समझना है और उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा सकती है उसको पढ़ना है, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं और नीतियां आप याद कीजिए। जैसे आज भारत में बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, वो इसी का पार्ट होगा। इन सब चीजों को इसमें हम पढ़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत में निर्धन परिवारों को एक निश्चित मात्रा में अन्न दिया जाता है ना खाने के लिए, वो इसके अंतर्गत आएगा। और नीतियां, भारत में चिकित्सा पर्यटन, ठीक है, चिकित्सा पर्यटन एक
हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं। राजनीतिक भूगोल को देखिए, परिसीमाओं और सीमाओं की संकल्पना। परिसीमा किसको कहते हैं और सीमा किसको कहते हैं, किसके संदर्भ में पढ़ना है हमको, भारत के संदर्भ में। देखिए, हर्टलैंड से थियरी है और रिमलैंड थियरी है, इन दोनों को हमको पढ़ना रहेगा। राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति और विकास, कहां से राजनीतिक भूगोल की शुरुआत हुई होगी और इसका विकास अब किस चरण में है, आगे इसकी क्या संभावना है, उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। संघवाद क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। भारत में निर्वाचन सुधार, मतदान व्यवहार के निर्धारक, ये अप्लाइड ज्योग्राफी है। आपने सुना होगा ना कि बड़ी तेज धूप थी और बहुत बड़ी आबादी थी जो कि मतदान केंद्र तक नहीं गई, ये कारण है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं ना जो लोग मतदान करने नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्या कारण है, तो उन सब चीजों को हम लोग यहां पर सीखेंगे। जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति, ठीक है। विश्व संसाधनों की भू राजनीति। अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे हिंद महासागर की भू राजनीति, तो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति और विश्व संसाधनों की भू राजनीति, यानी वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से किसी देश की विदेश नीति कैसे प्रभावित हो रही है, वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और अनुपलब्धता की वजह से उस देश की विदेश नीति कैसे प्रभावित हो रही है, इसको यहां पर हम लोग सीखेंगे। ये देखिए आ गया भारत की हिंद महासागर की भू राजनीति, तो इसको यहां पर सीखेंगे। क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे सार्क, आसियान, ओपेक, ईयू और विश्व संसाधनों की नव राजनीति, यानी जो न्यू पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जा रही है संसाधनों को लेकर, और एक देश दूसरे के संसाधनों पर किस प्रकार से आंख गड़ाए बैठा है और किस प्रकार से विभिन्न देश आपस में संगठन बनाकर विभिन्न संसाधनों को के दोहन की प्रवृत्ति अपनाते हैं, तो उन सब चीजों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। भौगोलिक चिंतन, तो इसको तो अब आप जान ही रहे होंगे। ग्रीक, रोमन, अरब, चीनी और भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान हमको पढ़ना है। भूगोलवेत्ताओं का योगदान जिसमें कुछ इन्होंने नाम दे रखे हैं, ये देखिए, वारेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर और हार्टसोन। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का क्या प्रभाव था, आप याद कीजिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वही डार्विन है ये। भारतीय भूगोल की समकालीन वर्तमान समय की प्रवृत्ति क्या है, भूगोल में मानचित्र कला का विकास कैसे हुआ, थीमेटिक और मेथोडोलॉजिकल विधियों का योगदान, इसको हम लोग सीखेंगे। प्रमुख भौगोलिक परंपराएं जैसे भूविज्ञान, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, क्षेत्र अध्ययन और स्थानिक विश्लेषण। द्वैतवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सीखेंगे। कई तरह के द्वैतवाद होते हैं, जैसे देखिए, भौतिक बनाम मानव, प्रादेशिक बनाम क्रमबद्ध और निश्चयवाद बनाम संभववाद, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, ये सब है द्वंद्व, ड्यूलिज्म कहा जाता है इसको इंग्लिश में, द्वैतवाद। वस्तुपरक बनाम सिद्धांत परक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले दो ही हुआ करता था, अब इसमें और बढ़ा दिया गया है। प्रतिमान, विस्थापन, भौगोलिक परिदृश्य, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे प्रत्यक्षवाद एक चैप्टर होगा आपका, व्यवहारवाद, संरचनावाद, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। भौगोलिक तकनीकें देखिए, तो ये आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग, जैसे भौगोलिक सूचना और आंकड़ों के स्रोत, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मानचित्र निर्माण की तकनीकें, जैसे कोरोप्लिथ तकनीक होती है एक, ये देखिए, एक होती है समांतर तकनीक, डेसिमेट्रिक तकनीक, प्रवाह मानचित्र क्या होता है, मानचित्र पर आंकड़ों का निरूपण, जैसे कहीं कहीं आप होता है ना, आप कोई चीज लिख रहे हैं तो आपको वहां पर कुछ डायग्राम बनाने हैं, अपने कुछ चीजों को डायग्राम के माध्यम से बताना है। आप कैसे बताएंगे, तो आप या तो पाई आरेख से बताएंगे, दंड आरेख से बताएंगे, रेखा आरेख से बताएंगे, ठीक है ना। जीआईएस आंकड़ा क्या है बताएंगे हम आपको। ये देखिए, ये सब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। भौगोलिक सूचना तंत्र
के प्रकार क्या हैं, इसमें रूपांतरण, संपादन और देखिए क्या है ये विश्लेषण, अंकीय उत्थान मॉडल, भू संदर्भ, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, समन्वय पद्धति, मानचित्र प्रक्षेप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रक्षेप जैसे मालवीट प्रक्षेप, सिनुसॉइडल प्रक्षेप, बोन्स प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल किया होगा, तो लेकिन इसको हम लोग फिर से समझेंगे एक बार। मानचित्र कला यानी भौगोलिक सूचना तंत्र में मानचित्र कला का क्या योगदान है। स्थानिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आधारभूत सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं ये, उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, संवेदक और प्लेटफॉर्म, इसकी चर्चा हम लोग, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है पूरा ये। वियोजन और वियोजन के प्रकार क्या होते हैं, ये पूरा चैप्टर होता है। एरियल फोटोग्राफ की बात देखिए यहां पर हो रही है, एरियल फोटोग्राफ, और ये सैटेलाइट इमेज, विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट से फोटो निकाले जाते हैं उसकी चर्चा। ये देखिए फोटोग्राफ के प्रकार, अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रमण, सुदूर संवेदन की तकनीक का विकास और बृहद आंकड़ों का आदान प्रदान। ठीक है, रिमोट सेंसिंग की बात है कि रिमोट सेंसिंग का विकास कैसे हुआ और उसमें आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है और इसका भारत के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में उपयोग। जैसे याद रखिएगा, अगर कहीं पर कोई बहुत बड़ा वन क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम कैसे आंकड़ा प्राप्त करेंगे, तो ये होता है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होता है, एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से होता है कि उस पूरे एरिया का हम एक एरियल फोटोग्राफ निकालेंगे तो उससे हमको एक आंकड़ा प्राप्त होता है कि लगभग यहाँ पर इतने प्रतिशत भाग पर वन पाए जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए जीपीएस घटक, ग्लोबल पोजिशनिंग, आपने नाम सुना होगा, तो अंतरिक्ष भूतल नियंत्रण और रिसीवर खंड और अनुप्रयोग, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये एक चैप्टर पूरा होगा। परिक्षेपण और असमानताएं, प्रतिचयन सैंपलिंग, प्रतिचयन कार्यविधि और परिकल्पना परीक्षण, समय श्रेणी विश्लेषण, सहसंबंध और समाश्रयण, ठीक है ना, विश्लेषण, सूचकांकों का मापन, सूचकांक मापनी का निर्माण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। संयुक्त सूचकों की संगणना, प्रधान घटक विश्लेषण, इसका मतलब जितना भी आपको दिया गया ना, देखिए यहाँ पर परिच्छेदिकाएं दी गई हैं, ये ढलान विश्लेषण, प्रवणतादर्शी वक्र, उच्चतादर्शी वक्र, तुंगता बारंबारता आरेख। इसका मतलब ये है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने जितना पढ़ा है उसका आंकड़े के रूप में संग्रह करके आप उसको कैसे बता सकते हैं, नई तकनीकों के माध्यम से आंकड़े कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी क्षेत्र का जहां पर कि जाकर भौतिक सत्यापन जहां पर आप स्वयं जाकर न कर सकते हो, तकनीक के माध्यम से वहां के संसाधनों की जानकारी हम कैसे जुटा सकते हैं, इन सब सारी बातों की जानकारी हम लोग इसमें लेंगे आंकड़ों के साथ, और किसका कहां पर प्रयोग किया जाएगा उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा ना, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफ, ठीक है ना। यहां पर देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यहां पर देखिए प्रवणतादर्शी वक्र, प्रवणतादर्शी मतलब कि अगर कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है और कहीं पर ढलान ऊंचाई कम है तो एक ढाल प्रवणता है ना, तो वो वक्र किस प्रकार से बन रहा है। ऐसे उच्चतादर्शी वक्र होता है, तुंगता बारंबारता आरेख बनता है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसके बाद 10वीं यूनिट जो सबसे लास्ट है, ये आप जान ही रहे हैं, आपके अपने देश के बारे में है। भारत के प्रमुख भूआकृतिक क्षेत्र जानते ही होंगे आप, 4 क्षेत्र हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। भारत का अपवाह तंत्र क्या है, इसमें हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जलवायु भारत के संदर्भ में, भारत की ऋतुएं, भारत की मौसमी विशेषताएं, भारत का जलवायु विभाजन, भारत का मानसून, मानसून तंत्र और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम देखिए यहां पर भारत में आ गया, जेट स्ट्रीम और हिमालय, यानी जेट स्ट्रीम और हिमालय मिलकर
भारतीय मानसून को और भारतीय मौसम, ऋतु और यहाँ की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। क्रायोस्फीयर क्या है, एक देख रहे हैं आप, क्रायोस्फीयर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार भारत में कौन कौन से हैं, उसका वितरण क्या क्या है। भारत की मृदा, भारत की वनस्पति, भारत में जल, खनिज, महासागरीय संसाधन, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं, अब इसमें क्या क्या है, वितरण का स्थानिक प्रतिरूप। भारत में हर जगह जनसंख्या एक जैसी नहीं पाई जा रही है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या कम पाई जा रही है। क्या कारण है उसको हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या की वृद्धि और संरचना, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, आयु, लिंग, व्यावसायिक, शैक्षणिक, नृजातीय और धार्मिक आधार पर हम जनसंख्या की बातों का हम अध्ययन करेंगे। भारत में जनसंख्या के निर्धारक, भारत में जनसंख्या की नीति, कृषि उत्पादन, उत्पादकता और प्रमुख खाद्य फसलों की उपज, ये कृषि से संबंधित है कि जैसे गेहूं, चावल, है ना, विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, तो वो कौन, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको वर्षा कितनी चाहिए, उसको मिट्टी कौन सी चाहिए, उसकी कौन कौन सी नई प्रजातियां अभी हाल फिलहाल में आई हैं, तो उन सब चीजों की चर्चा यहां करेंगे। प्रमुख फसल प्रदेश, जैसे भारत में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कहीं पर चावल की बड़ी लंबी कृषि होती है। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है और पंजाब गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। केरल, तमिलनाडु नारियल उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यही है प्रमुख फसल प्रदेश। कृषि विकास में प्रादेशिक विविधता क्यों है भारत में, इसको समझेंगे। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले संस्थागत, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय कारक, ठीक है, इसको समझेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा एक फिक्स इसका एक पैटर्न होता है। कृषि जलवायु प्रदेश भारत में कौन कौन से हैं। हरित क्रांति का भारत पर प्रभाव, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा और भोजन का अधिकार, याद कीजिए आज से कुछ साल पहले कानून पास हुआ था खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये वही है चैप्टर। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक औद्योगिक विकास का क्या पैटर्न रहा है, यानी ये 1947 से लेके अब तक कि किस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हुआ, एक क्रम से हम लोग चलेंगे। औद्योगिक प्रदेश और उसकी विशेषताएं क्या हैं भारत में। भारत में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रदेश है ना, जैसे धनबाद के पास एक औद्योगिक प्रदेश डेवलप हुआ, दिल्ली एनसीआर के पास एक औद्योगिक प्रदेश डेवलप हुआ है, ऐसे ही गुजरात और महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रदेश डेवलप हुआ है, कर्नाटक में औद्योगिक प्रदेश डेवलप हुआ है, तमिलनाडु में औद्योगिक प्रदेश डेवलप हुआ है। इसके अलावा और भी कहीं, इधर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास, ग्रेटर नोएडा के आसपास औद्योगिक प्रदेश का डेवलपमेंट फिलहाल हुआ है। तो उसकी विशेषताएं, भारत में औद्योगिक नीतियां कब कब कौन कौन सी नीति आई सरकारी स्तर पर। परिवहन नेटवर्क का विकास और प्रतिरूप, भारत में कौन कौन सा परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जलमार्ग परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। आंतरिक और बाह्य व्यापार भारत में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किस प्रकार से हो रहा है, और भारत का विदेशों से व्यापार, उस व्यापार की प्रवृत्ति क्या रही है, संरचना क्या रही है और दिशा और आगामी भविष्य उसका क्या है। भारत में प्रादेशिक विकास आयोजना, ठीक है ना, यह है रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड है। ये वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये कई बार आप लोगों ने निबंध वगैरह में इसको सुना भी होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको पढ़ना है यहाँ पर। भारत में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, ये देख रहे हैं आप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय उच्च भूमि के संकट और आपदाएं।
हिमालय उच्च भूमि में जैसे बादल फटने की समस्या, हिमस्खलन की समस्या। सूखा की बात करें तो भारत में 7 प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, 7 के अलग अलग कारण हैं। भारत में टोटल 4 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये तो था आपके यूजीसी नेट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा है उसका ये सिलेबस है। और ध्यान रखेंगे हम लोग जो प्रश्न श्रृंखला की बात हम आपसे कर रहे हैं, उस प्रश्न श्रृंखला में जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि हम जब प्रश्नों को लेंगे तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उस ऑप्शन को तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ उस ऑप्शन के आगे पीछे भी जितनी चीजें होंगी हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यकीनन जो आपका सिलेबस अभी हमने डिस्कस किया, जब हम प्रश्न श्रृंखला लगभग समाप्त करेंगे तब आपको यह एहसास हो जाएगा या उस समय आप यह महसूस करेंगे कि लगभग हमने यूजीसी नेट भूगोल के समस्त सिलेबस को एक बार पढ़ भी लिया है। ठीक है ना। तो ये तो फिलहाल अभी इस सेशन में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जानकारी लिया। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो इस तरह के वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उन वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने का सीधा सा मतलब और सीधा सा उसका तात्पर्य ये है कि आप जितनी ज़्यादा मात्रा में वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपके मस्तिष्क में उतने ही प्रश्न रहेंगे। और जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं तब आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी कि ये वाला प्रश्न हमारे सामने से गुजरा है कि नहीं गुजरा है। कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने इस प्रश्न को पढ़ा तो है, ये प्रश्न हमसे गलत हो ही नहीं सकता। आंकड़ों के स्तर पर कोई बात हो सकती है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो मेरा दावा है कि वहां से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो शेष बातें हम प्रश्न श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।